देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग ब्रांच का अकाउंटिंग हमें सीखना है। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो एक ही जगह पे अपने आप को लिमिटेड नहीं रखेगा, ठीक है, तो वो अलग अलग जगह अपना ब्रांच ओपन करेगा। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, देखो, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होता है वो हेड ऑफिस हो गया, जहां से स्टार्ट होगा वो हेड ऑफिस हो गया, ठीक है। और उसके बाद अपने बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए जहां जहां अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइजेशन को ओपन किया जाता है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, वो तो मेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसे हम लोग बोलेंगे ब्रांच, ठीक है, ब्रांच बोला जाता है। अब ये ब्रांच का अकाउंटिंग कैसे होता है वो हम लोग को सीखना है। जैसे देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस मतलब जहां पर ये पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसको बोला जाता है हेड ऑफिस, ठीक है। तो हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है मुंबई, ठीक है। जैसे देखो, जो प्रोफेशनल कोर्सेस है लाइक सीए, सीएस, सीएमए, ठीक है, जैसे सीए का मतलब आईसीएआई, इसका हेड ऑफिस है दिल्ली, ठीक है। अच्छा देखो, जो सीए में है उसका हेड ऑफिस लेकिन कोलकाता में है, ठीक है। तो कोलकाता हेड ऑफिस है, और बाकी जगह पे सीएमए का कुछ भी अगर होगा तो वो उसका ब्रांचेस होगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे सीए का देखोगे तो हेड ऑफिस दिल्ली है, ठीक है, लेकिन जैसे कोलकाता में भी है तो वो हेड ऑफिस नहीं है, वो क्या है, वो मतलब यहाँ पर चैप्टर्स बोला जाता है, मतलब ब्रांच है बोल सकते हैं, ठीक है, कि आईसीआई का एक ब्रांच कोलकाता में भी है, या फिर सीएमए का एक ब्रांच मान लो दिल्ली में है, तो सीएमए का हेड ऑफिस कोलकाता में है, और ब्रांच कोलकाता के अलावा बाकी जहां होगा वो ब्रांचेस होगा। सीए का देखो हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो बाकी जहां भी होगा वो उसका ब्रांचेस होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने मतलब एडुकेशन सेंटर के हिसाब से बोला। और ये देखो एसबीआई का, जैसे मैंने बोला, एसबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है, बाकी कितने सारे जगह पे हेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है ऑफिस है, देखो कोलकाता में है, कोलकाता में है, नागपुर में है, ठीक है। अब बाहर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर देखो मुंबई ये हेड ऑफिस हो गया, इसके अलावा कहाँ कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, हर जगह है, लगभग हर जगह है, और मान लो नागपुर, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब ये सब हो गया ब्रांच। मेन मुंबई है, ठीक है। और ये कैसा ब्रांच हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये हो जाएगा डोमेस्टिक। ये ब्रांच जो है डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक का मतलब है जो देश के अंदर होता है, ठीक है। और कुछ फॉरेन ब्रांच भी होगा, फॉरेन ब्रांच जैसे कि मान लो नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है, दुबई में है, ये सब क्या हो जाता है? फॉरेन ब्रांच। तो ये ब्रांच जो है, ब्रांच कैसे अपना अकाउंटिंग फॉलो करती है, हम लोग को वो चीज सीखना है, ठीक है। अब ब्रांच के अंदर ना अलग अलग जो है डिवीजन में काम भी होता होगा। जैसे बैंक का जो काम है, जैसे कि पैसा मतलब डिपॉजिट लेना, एक डिपॉजिट काउंटर हो सकता है, विथड्रॉल काउंटर हो सकता है, लोन काउंटर हो सकता है, या सेक्शन बोल सकते हो। तो इस तरीके का अलग अलग जो सेक्शन होता है उसे हम लोग बोलेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो कोलकाता में जो एसबीआई का ब्रांच है, ठीक है, ये देखो एसबीआई जो कोलकाता में, अब कोलकाता में भी ना अलग अलग जगह पे है, ठीक है। तो कोलकाता में जो एसबीआई का ब्रांच है, अब यहाँ पर ये तो हो गया ब्रांच। अब यहाँ पर अलग अलग सेक्शन होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो लोन, जैसे ही बैंक में जाओगे तो देखना एक सेक्शन रहेगा जहां पर लोन, मतलब अब डिपेंड करता है, हर जगह पे लोन सेक्शन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे जो विलेज में एसबीआई का ब्रांचेस होता है वहां लोन वगैरह उतना अगर नहीं दरकार होगा तो उसका डिपार्टमेंट रख के क्या होगा, देखो डिपार्टमेंट तो वही रखना चाहिए जो यूजेबल है, ठीक है। अगर कहीं लोन का ट्रांजैक्शन कम होता है तो वहां पर लोन डिपार्टमेंट नहीं रखा जाएगा, डिपॉजिट काउंटर होगा, ये तो हर जगह पे ही होगा क्योंकि बैंक का काम ही होता है डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट काउंटर होगा, ठीक है। इस तरीके का विथड्रॉल काउंटर होगा,
जहां पर जाने से विड्रॉल का स्लिप मिलेगा, विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो है अलग अलग, इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट। ये जो हुआ इसे हम लोग बोलेंगे डिपार्टमेंट, ये सब है डिपार्टमेंट, ठीक है, इसे बोला जाता है डिपार्टमेंट। हम लोग को डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग यहाँ पर नहीं सीखना है, हमें ये सीखना है कि एसबीआई का जो अलग अलग इतना सारा ब्रांच है वो एसबीआई कैसे मेंटेन करेगी। मतलब ये एग्जांपल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मल्टीपल ब्रांचेस है, वो अपने ब्रांच का कैलकुलेशंस, यानी कि ब्रांच जो चल रहा है वो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, वो कैसे पता करेगी, कैसे उसका कैलकुलेशंस करेगी, ठीक है। तो अब ब्रांच को अकाउंटिंग पर्पस में, देखो ये तो नॉर्मल मैंने बताया, डोमेस्टिक होता है, फॉरेन होता है। और अकाउंटिंग पर्पस में ब्रांच को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट, और एक होता है इंडिपेंडेंट। समझाते हैं क्या होता है। अकाउंटिंग पर्पस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरीके से ब्रांच को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रांच दो तरीके का। ये कैसे होता है अकाउंटिंग पर्पस में। डिपेंडेंट का मतलब समझ में आ रहा है कि जो बेसिकली डिपेंडेंट है किस पे, हेड ऑफिस पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब जो हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं करता है। नॉर्मली डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो स्मॉल ब्रांच होता है, ठीक है। और ये जो है ये बिग ब्रांच होता है साइज में, ठीक है। अब देखो बिग और स्मॉल, ये इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब स्मॉल ब्रांच किसको बोलेंगे, बिग ब्रांच किसको बोलेंगे। स्मॉल ब्रांच का मतलब है जो ब्रांच के पास उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो उस ब्रांच में कुछ अलग अलग सेक्शंस नहीं रखे गए। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, जैसे मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगा, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चाहिए होगा। तो अलग अलग तरीके से बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट का जरूरत है वो चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो वो हर एक चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं रख सकता है, ठीक है, वो उसके लिए महंगा हो जाएगा। तो क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी तो हमें करना है ना। अगर मेरा स्मॉल ब्रांच है जिसमें उतना ज्यादा सेल नहीं होता है, उतना ज्यादा अर्निंग नहीं होता है, तो हम हर एक चीज के लिए अलग अलग अकाउंटेंट, अलग अलग मार्केटिंग एजेंट ये रख के करें क्या, जब मेरा उतना अर्निंग ही नहीं है, एक्सपेंस हम ज्यादा करेंगे तो मेरा ब्रांच तो लॉस मेकिंग हो जाएगा। तो डिपेंडेंट जो स्मॉल ब्रांच होता है उसमें एक दो लोग को रख दिया जाता है, वही सारी चीज को मेंटेन कर लेते हैं, मार्केटिंग भी वही कर लेते हैं, सेल भी वही कर लेंगे, कस्टमर से बात भी वही कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मली जैसे देखो अगर हम लोग अपने आसपास के जो शॉप्स देखे ना, जो छोटा मोटा शॉप्स है, वहां पर देखोगे जैसे मान लो ग्रोसरी, अगर तुम लोग जहां भी रहते हो पास के कोई मतलब ग्रोसरी दुकान में गए तो वहां पर देखो जो बेच रहे हैं ना वही ओनर भी है, शायद एक दो स्टाफ रख सकते हैं अगर कोई रख रहे हैं, नहीं तो नहीं भी रख सकते। वो बेच रहे भी है, बिल भी खुद ही बना रहे हैं, सामान भी खुद ही दे रहे हैं, ठीक है। मतलब सारा काम खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब सामान किसी को बोल, मतलब किसी को रख दिया जो सामान दे रहा है, कोई बिल बना रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अगर तुम लोग कोई मॉल में जाके ग्रोसरी लेते हो, ठीक है, तो वहां पर देखना अलग अलग काउंटर रहता है, ठीक है, हर एक सेक्शन में अलग। जैसे मान लो फूड कोर्ट जो है, फूड कोर्ट नहीं, मतलब जहां पर मान लो बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं, वहां एक पर्सन है जो कि बता रहे कि कौन सा क्या सेल चल रहा है क्या नहीं। जो मान लो कॉस्मेटिक्स वगैरह लोग है वहां पर देखना अलग जो है, ठीक है। हर एक चीज के लिए अलग अलग जो है लोग रखे हुए हैं, ठीक है। तो उनके पास उतना अवेलेबिलिटी है, वो बिग साइज में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरा सामान इकट्ठा करके हम लोग जब बिल करने जाएंगे तो देखोगे बिल का अलग सेक्शन है, ठीक है। अब जब बाहर निकलोगे तो कोई एक चेक भी कर रहा है कि हाँ हम लोगों ने मतलब कुछ चोरी वोरी तो किसी ने नहीं किया, ठीक है। ये चेक होता है ना कि बिल जो है, सामान जो है वो चेक करके हमें छोड़ देते हैं। तो देखो हम लोग हर एक जगह पे एक एक पर्सन हमें मिल जा रहा है, लेकिन जब हम लोग थोड़ा छोटा दुकान में जाते हैं तो ऐसा बात नहीं होता है, छोटे छोटे शॉप में ऐसा बात नहीं होता है, यानी स्मॉल। तो बिजनेस तो देखो स्मॉल भी होगा, बिग भी होगा, हर तरीके का बिजनेस होगा। तो अगर मान लो एसबीआई का कोई स्मॉल ब्रांच है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहां उतना ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो ज्यादा लोग रख के क्या करें, कुछ लोगों को रख दिया गया है जो सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर बड़ा बिजनेस हो रहा है, ठीक है, मतलब ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें एक पर्सन, एक या दो पर्सन के लिए पूरी चीज को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, और तब हम लोग क्या करेंगे,
अलग अलग सेक्शन को हैंडल करने के लिए, मतलब अलग अलग सिचुएशंस जो भी आएगा, जैसे कि बिलिंग काउंटर, ये सब हम लोग बना सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट कौन होगा? जो बिग साइज ब्रांच होगा, ठीक है, जो बिग साइज ब्रांच होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और जो स्मॉल साइज ब्रांच होता है वो डिपेंडेंट होता है। अब देखो, स्मॉल और बिग तो मैंने बता दिया, अब ये स्मॉल ही क्यों इंडिपेंडेंट है और बिग ही क्यों इंडिपेंडेंट है वो भी सुनो। क्योंकि स्मॉल ब्रांच क्या करेगा, उसको ज्यादा हेडेक नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां ज्यादा काम तो हो नहीं रहा है। तो एक्चुअली अगर कुछ प्रोडक्ट वगैरह बेचना है, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का ही बात करेंगे, सर्विस का बात नहीं होगा। तो प्रोडक्ट अगर अगर बेचना है तो हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस अपने स्मॉल ब्रांच को गुड्स सेंड करेगा, खुद ही खरीद के सेंड करेगा, मतलब हेड ऑफिस खुद से परचेज करेगा, परचेज करके उस स्टॉक को अपने स्मॉल ब्रांच में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच उसे सेल करेगा, सेल करके जो कैश उसके पास जनरेट होगा वो कैश को वो क्या करेगा, हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देगा। स्मॉल ब्रांच का काम बस इतना सा ही है, ठीक है। लेकिन देखो, उसको स्टॉक ट्रांसफर करने से लेके उसके पास से कैश रेमिटेंस लेना, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफिस कर रहा है। इनको क्या करना है, स्मॉल ब्रांच वाले को क्या करना है, सिर्फ स्टॉक को बेच के पैसा दे देना है, ठीक है, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। इनका जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है वो हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस कुछ हेडेक नहीं लेगा, हेड ऑफिस सिर्फ पता करना चाहेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है। हेड ऑफिस क्या पता करना चाहेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है, मतलब बिजनेस, मतलब पूरा फाइनल अकाउंट्स बना के कौन देगा, ये ब्रांच ही देगा। पूरा ट्रांजैक्शन का समरी, दैट इज फाइनल अकाउंट्स बना के ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड करेगा, हेड ऑफिस जस्ट चेक कर लेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे लिए पेरेंट्स को हर एक चीज देखना पड़ता है, ठीक है, तो ब्रांच तो पेरेंट्स ही हो गया ना, ये तो दो क्या हो गए, इनके बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। तो जब तुम लोग बड़े हो जाते हो तो तुम लोग खा रहे हो, जब जब बच्चा छोटा होता है तो उसको खिलाने से लेके हर एक काम जो है माँ को करना पड़ता है। लेकिन बड़े हो जाने के बाद हम लोग खुद से वो नॉर्मल जो टास्क है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे तो हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग खुद ले लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। तो वैसे ही डिपेंडेंट ब्रांच मतलब छोटा, ठीक है, मतलब छोटे बच्चे की तरह सोचो जो कि पेरेंट्स के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, मतलब कोई चीज वो खुद से नहीं कर सकता है थोड़ा बहुत काम के अलावा। वैसे ही इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है, मतलब अगर कोई बड़ा हो जाता है तो उसे सारी चीज का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। तो वैसे इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब बिग साइज ब्रांच, जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा एक्टिविटी संभालता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ब्रांच में, और फाइनल रिजल्ट जो है हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ब्रांच। अकाउंटिंग सेंस में दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग इसमें अकाउंट्स के हिसाब से ये जो कैसे करके इसका अकाउंटिंग होगा वो हम लोग करेंगे। ये तो मैंने देखो बताया पहले कि नॉर्मली ब्रांच डोमेस्टिक हो सकता है, फॉरेन ब्रांच हो सकता है। फिर मैंने बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से ब्रांच को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब ये तो मैंने जस्ट बताया, अब लिखो मेन जो हमें नोट्स लिखना है उसमें हम लोग लिखेंगे द फॉलोइंग द फॉलोइंग arises in case of branch accounting। द फॉलोइंग, यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दो, सिचुएशन। ब्रांच अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स जब हम लोग करेंगे तो कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज होंगे जिसके हिसाब से ऐसे होगा। पहला, व्हेन ब्रांच डू नॉट मेंटेन इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
ब्रांच जब अपना खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं कर पाता है, मतलब क्या है, छोटा है, स्मॉल ब्रांच है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, उसके पास स्टॉक आ जाता है, वो बेच के पैसा दे देता है हेड ऑफिस को, मतलब बोल सकते हो एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि स्टॉक खरीद ले ये करे, क्योंकि उसको करने का मतलब परमिशन भी नहीं है, क्योंकि देखो इसको पैसा वैसा उतना नहीं दिया जाता है, ब्रांच के मेन हेड ऑफिस के पास जो स्टॉक वगैरह रहेगा उसी में से कुछ स्टॉक ट्रांसफर कर दिया जाता है स्मॉल ब्रांचेस को, जाओ तुम इसे बेचो, बेच के पैसा दे देना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का व्हेन ब्रांच डू नॉट मेंटेन इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसे ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ब्रांच को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन ब्रांच मेंटेन इट्स सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जब ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करता है और फाइनल रिजल्ट हेड ऑफिस को ट्रांसफर करता है, ऐसे ब्रांच को बोलेंगे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ब्रांच। और जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो ऑब्वियसली बिग साइज का होगा और जो डिपेंडेंट है वो स्मॉल साइज का होगा। नेक्स्ट और एक पॉइंट लिखेंगे, व्हेन द ब्रांच व्हेन द ब्रांच इज अ फॉरेन ब्रांच, ठीक है। अगर कोई फॉरेन ब्रांच है तो उसका भी अकाउंटिंग हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फॉरेन ब्रांच क्या होगा, डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट, तुम लोग बोल सकते हो कि फॉरेन ब्रांच नॉर्मली क्या होगा, तुम लोग के मतलब जनरल नॉलेज से बताओ कि इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा। क्या फॉरेन ब्रांच डिपेंडेंट होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट, लॉजिक क्या बोल रहा है? बोलो, अगर कोई ब्रांच फॉरेन में है क्या उसको हम लोग यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर पाएंगे? सोचो, अगर कुछ ब्रांच फॉरेन में ओपन है हमारे बिजनेस का, क्या उस इंडिपेंडेंट होगा? वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन में कंट्रोलिंग हम लोग यहाँ से बैठ के कैसे करेंगे, तो हमें वहां पर ही कंट्रोलिंग, देखो स्मॉल ब्रांच का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग हेड ऑफिस के पास है, इंडिपेंडेंट का मतलब जिसका कंट्रोलिंग उसी को दिया हुआ है, ठीक है। अब फॉरेन में अगर कोई ब्रांच है तो उसका कंट्रोलिंग उसी के पास होगा ना, अब यहाँ से स्टॉक भेजेंगे वो बेचेगा, वो तो महंगा हो जाएगा, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होगा, हेड ऑफिस डज द अकाउंटिंग, ये मैंने अकाउंटिंग लिखा है शॉर्टकट में, ठीक है। हेड ऑफिस डज द अकाउंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस ही उसका सारा अकाउंटिंग करता है। स्मॉल ब्रांच है ना, डिपेंडेंट ब्रांच है, वो सिर्फ सेल परचेस पता है, मतलब छोटा है अभी, ठीक है। तो इसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, पूरा कंट्रोलिंग जो है हेड ऑफिस के पास है, हेड ऑफिस क्या करता है, उसका अकाउंटिंग वगैरह सब खुद ही मैनेज करता है। बस वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जिस जगह पे वो ब्रांच ओपन है वहां पर एक सेल पॉइंट हो चुका है, चलो हमारा सेल कुछ ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग जो है अलग अलग ब्रांच ओपन क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा ऐसा सोच के ही ना। तो प्रोडक्ट बिक रहा है लेकिन अकाउंटिंग वगैरह कौन मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच का देखो, इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस इज ओनली कंसर्न विथ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ब्रांच, हेड ऑफिस जो है वो फाइनल रिजल्ट उसे चाहिए, ठीक है।
और बाकी चीजों से उसे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ये देख लेगा कि मेरा जो ब्रांच ओपन है वो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, फाइनल रिजल्ट वो चेक कर लेगा। और जो फॉरेन ब्रांच है उसमें क्या होगा, उसमें हेड ऑफिस इज कंसर्न विथ conversion of the results of such into domestic currency and then combining such result with the result of head office। देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, हेड ऑफिस इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच, ठीक है, मतलब ये जो मान लो फॉरेन में जो ब्रांच है उसका भी कुछ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब वही फाइनल कुछ बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएल जो फाइनल अकाउंट्स बनता है ईयर एंड होने के बाद, तो हर बार वो डेटा मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि फॉरेन में डीलिंग्स हो रहा है तो करेंसी भी फॉरेन का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, हेड ऑफिस इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच इनटू डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, वो तो रिजल्ट हमें किस में दिख रहा होगा, उस देश के करेंसी के बेसिस पे दिख रहा होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी अकाउंटिंग करते हैं तो वो रुपीस वगैरह में करते हैं, तो वहां पर उनका चल रहा होगा लाइक डॉलर वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा हमें डोमेस्टिक करेंसी में, फिर हम लोग अपना फाइनल रिजल्ट को बना सकते हैं। अब क्यों चेंज करना जरूरी है, देखो एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। अब ये सब जगह पे जैसे मान लो दुबई वगैरह, काठमांडू वगैरह, ये सब जगह पे जो ब्रांच ओपन है, यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो यहाँ के करेंसी से आएगा। लेकिन फाइनल रिजल्ट तो एसबीआई का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो पूरे हेड ऑफिस में आना चाहिए, मतलब हेड ऑफिस जो फाइनल रिजल्ट बनाएगा वो तो सारे ब्रांचेस के ऊपर बनाएगा। अब मान लो ये जो यहाँ का ब्रांचेस का रुपीज में है, अब यहाँ का कुछ अलग है, तो दोनों को मैचअप कैसे करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को तो एक फाइनल रिजल्ट देना पड़ेगा, कंबाइंड रिजल्ट देना पड़ेगा, अलग अलग जगह का थोड़ी ना देने से चलेगा, अलग अलग जगह का तो बनेगा ही, ओवरऑल भी तो एक चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई कंपनी जो है शेयर इशू करती है, ठीक है, एसबीआई का भी शेयर है, तो अब शेयर होल्डर क्या करेगा, क्या एक एक डेटा पढ़ के देखेगा, अच्छा कोलकाता ब्रांच का क्या कंडीशन है, दिल्ली का क्या है, नागपुर का क्या है, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनको तो एक ओवरऑल रिजल्ट चाहिए। तो ओवरऑल के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंबाइन करने के लिए यहाँ रुपीज, यहाँ रुपीज, यहाँ रुपीज, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, इस करेंसी को जो है करेंट करेंसी हमारा जो चल रहा है उसके साथ जो है मैच करना पड़ेगा। हेड ऑफिस इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसे कन्वर्जन करना पड़ेगा किस चीज में, डोमेस्टिक करेंसी में, ठीक है। एंड देन कंबाइनिंग सच रिजल्ट विद द रिजल्ट ऑफ हेड ऑफिस, फिर हेड ऑफिस के रिजल्ट के साथ उसको कंबाइन कर दिया जाएगा। तो अकाउंटिंग वे में हमें ये तीन तरीके से चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक एक तो ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच, और तीसरा भी इंडिपेंडेंट ब्रांच इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांच, जहां पर हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पहले डिपेंडेंट पढ़ेंगे, आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट, उसके बाद जो है फॉरेन ब्रांच पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर डिपेंडेंट ब्रांच जो है, यहाँ पर क्या क्या मेथड होता है वो हम बताते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में लिख, पहला पॉइंट, व्हेन ब्रांच डज नॉट maintain its own books of accounts, in that case accounting of
such branch is maintained by head office, and head office can do the branch accounting by the following two methods. देखो क्या लिखा है, इन दैट केस जब ब्रांच डज नॉट मेंटेन इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच, इन दैट केस अकाउंटिंग ऑफ सच ब्रांच इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, एंड हेड ऑफिस कैन डू द ब्रांच अकाउंटिंग बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। तो दो मेथड्स होता है जिसको फॉलो करके डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग किया जाता है। मेथड वन, स्टॉक एंड डेटर मेथड। मेथड टू, डेटर मेथड। ठीक है, दो मेथड होता है, स्टॉक एंड डेटर मेथड और डेटर मेथड। तो पहले हम स्टॉक एंड डेटर मेथड आज पढ़ाएंगे, तो स्टॉक एंड डेटर मेथड के बारे में बताते थे। तो मेथड वन, स्टॉक एंड डेटर मेथड। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट, हेड ऑफिस will maintain all ledger account of branch in its books। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है, छोटा ब्रांच है, वो तो सिर्फ सेल करता है, सेल करके जो पैसा मिलता है वो ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड कर देता है। हेड ऑफिस क्या करता है, जितने भी लेजर बनने चाहिए ब्रांच से रिलेटेड वो खुद ही अपने बुक्स में ओपन करता है। सेकेंड, यहाँ पर द फॉलोइंग लेजर्स, कौन कौन सा लेजर जो है फॉलो होता है वो देखो। द फॉलोइंग लेजर्स अकाउंट विल बी मेंटेन बाय हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस कौन कौन सा लेजर अपने बुक्स में ओपन करता है ब्रांच के लिए। पहला, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। दूसरा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट। फोर्थ, ब्रांच कैश अकाउंट। फिफ्थ, ब्रांच पीएल अकाउंट। सिक्स्थ, गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच। और सेवेंथ, गुड्स नहीं, गुड्स नहीं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो टोटल ये 7 लेजर्स जो है हेड ऑफिस मेंटेन करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। ब्रांच के बदले ब्रांच को मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता है, ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता ही नहीं है, ठीक है, वो कुछ अकाउंटिंग करता ही नहीं है अगर वो डिपेंडेंट ब्रांच है, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं। हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच का दो मेथड देखा होता है, स्टॉक डेटर और डेटर मेथड, ये नाम है, ठीक है। तो हम लोग स्टॉक डेटर मेथड सीख रहे हैं, जहां पर जो हेड ऑफिस है
वो नेसेसरी सारे लेजर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉलो मतलब बनाता है ब्रांच के लिए। क्या क्या बनाता है? ब्रांच का स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच पीएल, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये सारे लेजर ओपन करने पड़ते हैं। अच्छा, अब मेथड टू भी लिख देते हैं एक बार। मेथड टू दैट इज डेटर मेथड, यहाँ पर लिखते हैं। डेटर मेथड, इसमें हेड ऑफिस मेंटेन ओनली branch account in its own। ठीक है। मेथड टू में क्या होगा, जो कि डेटर मेथड है, जहां पर हेड ऑफिस से ब्रांच अकाउंट बनाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे नो अदर अकाउंट फॉर ब्रांच इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। ठीक है। थर्ड में लिखेंगे दिस ब्रांच अकाउंट इज treated like debtor account that is as a personal account। फोर्थ नंबर लिखते हैं, फिर समझा देते हैं क्या क्या लिखा है। ओनली transaction between head office and branch will be recorded in this account, that is branch account। ठीक है। तो देखो बता देते हैं डेटर मेथड आज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग स्टॉक डेटर ही करेंगे, लेकिन जितना सा लिखा है वो बताते हैं। देखो हेड ऑफिस यहाँ पर डेटर मेथड भी डिपेंडेंट ब्रांच के लिए ही है, लेकिन डेटर मेथड में हेड ऑफिस को सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज ब्रांच अकाउंट। ठीक है। नो अदर अकाउंट फॉर ब्रांच अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। जैसे यहाँ पर 7 लेजर्स था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रांच अकाउंट बोल के एक लेजर मेंटेन करने से ही होगा, 7 लेजर्स का जरूरत नहीं है ब्रांच अकाउंट बोल के। लेकिन अगर तुम लोग देखोगे यहाँ ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं था, ये ब्रांच स्टॉक है, ब्रांच अकाउंट नहीं है। ठीक है, ये ब्रांच स्टॉक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि सिर्फ ब्रांच अकाउंट बोल के एक अकाउंट ओपन करने से ही काफी है और कोई लेजर मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता है। दिस ब्रांच अकाउंट इज ट्रीटेड लाइक डेटर, डेटर की तरह इसे ट्रीट किया जाता है, दैट इज एज अ पर्सनल अकाउंट। ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच विल बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, दैट इज ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अब ये मेथड कैसे काम करेगा, क्या होगा नहीं होगा, वो तो जब हम लोग इस मेथड के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे तभी देखेंगे। आज तो हम लोग डिटेल्स ये वाला पढ़ेंगे, ये 7 लेजर्स जो बन रहा है इसके ऊपर जो डिटेल्स है वो देखेंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड, जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड accounting will be done under two टाइप्स। दो तरीके से होगा। when goods
are sent by head office to branch at cost price. Second, when goods are sent by head office to branch at invoice price. अब देखो, अब नया चीज क्या आ गया, एक बार पूरा चीज रिकॉल करवाते, इसके बाद हम लोग एंट्री ही करेंगे। हम लोगों ने पहले नॉर्मल ब्रांच का कंसेप्ट देखा कि देखो ब्रांच डोमेस्टिक हो सकता है, फॉरेन हो सकता है। फिर हम लोगों ने देखा अकाउंटिंग पर्पस में ब्रांच को उसके एक्टिविटी के हिसाब से, साइज के हिसाब से डिफाइन किया जाता है, स्मॉल और बिग साइज, और उसके हिसाब से इसको अलग से नाम दिया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो स्मॉल है वो डिपेंडेंट है, जो बिग साइज है वो इंडिपेंडेंट है। और जो स्मॉल ब्रांच होता है यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच होता है, वो अपना कोई भी अकाउंटिंग खुद से नहीं करता है, उसका सारा अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना अकाउंटिंग सब खुद से करता है और हेड ऑफिस को उसका फाइनल रिजल्ट ट्रांसफर करता है। यहाँ पर हम लोगों ने वही देखा कि when a branch does not maintain own books of accounts, that is independent branch, or head office does the accounting on behalf of branch. In case of second case, when branch maintain its own books of accounts या फिर separate books of accounts, मतलब अलग से खुद ही मेंटेन करता है, that is independent branch, और head office is only concerned with the final result. फॉरेन ब्रांच का जो है इंडिपेंडेंट होता है, और यहाँ पर एक कन्वर्जन का बात आ जाता है क्योंकि करेंसी मिसमैच होता है इस वजह से। अब जब यहाँ पर फिर मैंने लिखा कि जब ब्रांच अपना अकाउंटिंग खुद मेंटेन नहीं कर सकता है, उसे हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। और डिपेंडेंट ब्रांच अपना अकाउंटिंग दो मेथड से पूरा करेगा, स्टॉक डेटर, डेटर मेथड। स्टॉक डेटर मेथड में क्या होगा, हेड ऑफिस जो है सारे लेजर मेंटेन करेगा, ऑल लेजर्स मेंटेन बाय हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, एंड देयर आर टोटल 7 लेजर्स, 1 2 3 4 5 6 7। और जो नाम है ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच पीएल, गुड्स इनटू ब्रांच, और ब्रांच एडजस्टमेंट। और डेटर मेथड में क्या होगा, ओनली ओनली एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, ओनली वन अकाउंट, दैट इज ब्रांच अकाउंट, एंड इट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक एज पर्सनल अकाउंट, यानी कि डेटर अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। नो अदर अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस इन डेटर मेथड, ठीक है। और कोई भी दूसरा अकाउंट हेड ऑफिस को मेंटेन नहीं करना पड़ता है डेटर मेथड में ब्रांच के बिहाफ में। और यहाँ पर रिकॉर्ड क्या होगा, ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन head office and branch, this is the important point, only transaction between head office and branch will be recorded in this account, that is branch account। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि स्टॉक डेटर मेथड क्योंकि डिस्कस करेंगे। स्टॉक डेटर मेथड में क्या होगा, गुड्स जब ब्रांच को भेजा जाता है तो कॉस्ट में भी भेज सकता है हेड ऑफिस, और जो है इनवॉइस प्राइस में भी भेज सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट में भेजेगा तो कैसा ट्रांजैक्शन होगा, और इनवॉइस प्राइस में भेजेगा तो कैसा ट्रांजैक्शन होगा, वो देखो। अच्छा, सबसे पहला बात है कि कॉस्ट में भेजेगा वो क्यों, और इनवॉइस प्राइस में क्यों भेजेगा। देखो, कॉस्ट में तो भेजना ही पड़ेगा। देखो, कॉस्ट का मतलब क्या है, परचेज करने से, जैसे मान लो हेड ऑफिस ने कोई स्टॉक मार्केट से परचेज किया, ठीक है, स्टॉक क्या किया, परचेज किया। स्टॉक परचेज करने पे जो कैश आउटफ्लो हुआ, स्टॉक परचेज करने पे जो कैश आउटफ्लो हुआ, उस अमाउंट को बोला जाता है कॉस्ट, ठीक है, उस अमाउंट को बोला जाता है कॉस्ट। तो मान लो कोई एक स्टॉक 100 रुपीज का खरीदा हेड ऑफिस ने, और वही ब्रांच को उसने भेज दिया 100 रुपीज में, दैट इज ट्रांसफर टू कॉस्ट प्राइस। और अगर ऐसा होता है कि ये कॉस्ट में ही मान लो ट्रांसफर टू ब्रांच कर दिया है हेड ऑफिस ने, तो ये हो जाता है एट कॉस्ट प्राइस। और इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस, मान लो हेड ऑफिस का कॉस्ट आया 100 रुपीज, और उसने ब्रांच को ट्रांसफर किया, स्टॉक को, ब्रांच को ट्रांसफर किया उस स्टॉक को कितने में, ये देखो, हेड ऑफिस ने इसी स्टॉक को जब ब्रांच को ट्रांसफर किया तो किया 110 में, ठीक है, 100 + 10 मतलब 10 रुपीज का क्या लगा दिया, इसको बोल सकते हो प्रॉफिट भी बोला जाता है, इसको लोडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, लोडिंग मतलब। और ये जो 110 निकल के आया, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। तो ब्रांच को ट्रांसफर हेड ऑफिस चाहे तो कॉस्ट में भी कर सकता है, और जो है इनवॉइस प्राइस में। अब इनवॉइस प्राइस में क्यों करता है, देखो कॉस्ट में तो करेगा ही कि मैंने इतने का खरीदा, आप इतने में बेच दो, इंस्ट्रक्शन दे देगा, ठीक है।
अब इनवॉइस प्राइस में क्यों सेंड किया जाता है? देखो इनवॉइस प्राइस में सेंड करने से क्या होता है, ब्रांच को नॉर्मली नहीं बताया जाएगा कि इसमें प्रॉफिट एडेड है ऑलरेडी 10 रुपीज। तो इससे क्या होगा, ब्रांच जो है इसे सेल कितने में करना चाहेगा, ब्रांच उसे सेल एटलीस्ट, मान लो उसे बोल हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दे दिया इसे 120 में सेल कर दो, 110 का स्टॉक है इसे 120 में सेल कर दो, तो ब्रांच क्या सोचेगा, हम कोशिश करते हैं इसे एटलीस्ट 115 तक बेचने का या 120, मतलब वो क्या चाहेगा 110 से एटलीस्ट कम ना हो। सोच के देखो ब्रांच का एफर्ट क्या रहेगा कि अगर उसे सेलिंग प्राइस बता दिया ये है और कॉस्ट प्राइस उसे बताया गया 110, मतलब ब्रांच को नहीं पता चलेगा, ब्रांच के पास ये बात जो है ये छुपाया जाता है, ठीक है, ये रिवील नहीं किया जाता है कि 10 रुपीज इस पे एक्स्ट्रा लगे हुए। हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन रहेगा कि 110 वाला स्टॉक 120 में बेच दो, तो ब्रांच क्या चाहेगा, ब्रांच चाहेगा एटलीस्ट हम 110 से तो ज्यादा में बेचे, 100, 112, 115, 116, ठीक है, 117 या 120 के अंदर मुझे बेचना है, या उससे ज्यादा भी हो तो ठीक है लेकिन उससे कम ना हो, ठीक है। तो अगर ब्रांच ऐसा सोचेगा, वो एफर्ट जो भी लगाएगा उससे एटलीस्ट 120 या उससे कम में, मतलब 110 से तो ज्यादा में ही बिक जाएगा, क्योंकि ब्रांच को पता है कि अगर प्रोडक्ट 110 का है मुझे उससे ज्यादा में बेचना है, तो एटलीस्ट वो एफर्ट लगाएगा तो बिक तो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, देखो हेड ऑफिस का प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, क्योंकि हेड ऑफिस को तो पता है वो स्टॉक 100 का है। अब मान लो ब्रांच अगर इसे 115 में भी बेच देता है, तो ब्रांच को लग रहा है प्रॉफिट कितना हुआ, 110 का प्रोडक्ट 115 में बेचने से ब्रांच को लग रहा है 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ये ब्रांच का सोचना है। लेकिन हेड ऑफिस को पता है 5 नहीं, हेड ऑफिस को पता है मेरे 100 रुपीज का प्रोडक्ट 115 में, यानी मेरा 15 रुपीज का प्रॉफिट है। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा मेंटेन होगा। एक्चुअली अगर पहले से ही बता देंगे ना हम लोग ब्रांच को कि देखो ये 100 का है तो आप इसको 110 में बेचना, तो फिर वो 110 में ही बेचने का कोशिश करेगा। लेकिन उससे अगर हम लोग प्राइस बढ़ा के बोलेंगे तो वो और भी ज्यादा एफर्ट लगा के सेलिंग प्राइस तक या सेलिंग प्राइस से ज्यादा या एटलीस्ट जो है इनवॉइस प्राइस से ऊपर में बेचने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एफर्ट डालने के लिए ऐसे करके हेड ऑफिस जो है वो लोडिंग लगा के भेज सकता है अपने स्टॉक को, ठीक है। तो ये इनवॉइस प्राइस में भेजने का रीजन मैंने बताया। अभी हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस वाला करेंगे, फिर इनवॉइस प्राइस पे और भी कुछ पॉइंट है वो बताएंगे। अभी तो इतना बता दिया रिवील करने का रीजन क्या है, इसको लोडिंग बोलते हैं। ये रिवील करने का रीजन यही है ताकि प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो सके, ब्रांच अपना एफर्ट जो है वो हाई प्राइस पे लगाए, मतलब ब्रांच को ये ना पता चले कि ये 100 का चीज है, ठीक है, फिर वो नहीं कोशिश करेगा उसे ज्यादा में बेचने का, ठीक है। मतलब देखो हाँ, मार्केट प्राइस से ज्यादा में तो बेच नहीं सकता है, वो तो बात अलग है, देखो मार्केट से ज्यादा प्राइस में कोई भी नहीं बेचेगा क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं। लेकिन अगर हेड ऑफिस रिवील कर देता है ट्रू प्राइस, तो कभी कभी क्या होता है, ब्रांच जो है कोशिश ही नहीं करता है कि उसे थोड़ा सा ज्यादा में बेचे, तो इसीलिए ऐसे रिवील किया जाता है, ठीक है। जैसे कभी कंसाइनमेंट किए हो तो कंसाइनमेंट भी ऐसा होता है, कंसाइनर कंसाइनी को जब स्टॉक भेजता है तो इनवॉइस प्राइस लगा के भेजता है, तो वो रिवील नहीं करना चाहता एक्चुअली कॉस्ट प्राइस कितना है। अच्छा, अब देखो हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, कॉस्ट प्राइस में अगर भेजा जाता है तो क्या एंट्रीज होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस प्राइस। तो पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस वाला कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ठीक है। हेड ऑफिस अगर गुड्स भेज रहा है ब्रांच को तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस एंट्री को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा एक रफ वर्क करना पड़ेगा, हम रफ वर्क में दिखाते हैं कैसे करके होगा, ठीक है। तो मुझे ये पूरा एक पेज तो चाहिए, हम ये नेक्स्ट पेज भी रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर करके दिखाते हैं, 2 पेज मैंने रखा है एंट्रीज लिखने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड, जहां पर हेड ऑफिस अपने बुक्स में, ये देखो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपना अकाउंट्स तो वो बनाता ही है, देखो हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपना अकाउंट्स तो बनाता ही है, साथ ही साथ उसके जो डिपेंडेंट ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच है
उनका भी अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपना क्या क्या अकाउंट बनाता होगा, देखो हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपना क्या क्या अकाउंट बनाता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता होगा, ये देखो ट्रेडिंग, पीएल, कैश, एक्सपेंस, डेटर, ठीक है, ये अकाउंट बनाता होगा। और अपने बुक्स में ब्रांच का क्या क्या अकाउंट बनाएगा, अपने बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनाएगा, जैसे कि ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, फिलहाल ये नाम लिखेंगे, ठीक है। अभी मैंने जो लेजर बनाए वहां पर ब्रांच ट्रेडिंग नहीं लिखा है, हम बता देंगे क्या होगा, अभी ऐसे सीखेंगे हम लोग। तो देखो ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, अपना ट्रेडिंग, ब्रांच का ट्रेडिंग, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट और क्या अकाउंट बनाएगा, अपना पीएल, ब्रांच का पीएल, तो ब्रांच का एक पीएल बनाएगा, क्योंकि उसका छोटा सा ब्रांच है, ठीक है, जो अपना ख्याल नहीं रख सकता है तो वो उसका ख्याल रख रहा है, जैसे खुद का ख्याल रखता है वैसे ब्रांच का भी रखता है। अपना ट्रेडिंग, ब्रांच का ट्रेडिंग, अपना पीएल, ब्रांच का पीएल, अपना कैश, ब्रांच का कैश, अपना एक्सपेंसेस का डिटेल्स, ब्रांच का एक्सपेंसेस का डिटेल्स, ब्रांच एक्सपेंस, अपना डेटर, ब्रांच का डेटर। इस तरीके से अपना और अपने ब्रांच का ख्याल रखता है। देखो क्या करता है, अपने जो भी लेजर मेंटेन करता है सेम लेजर वो ब्रांच का भी मेंटेन कर लेता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहला ट्रांजैक्शन तुम लोग को क्या बताया है, गुड्स सेंट टू, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स भेजता है तो देखो ट्रांजैक्शन कैसे होगा, एंट्री हम लोग कैसे सीखेंगे। जो ब्रांच है यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया, ट्रांजैक्शन गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो हेड ऑफिस का जो स्टॉक है यहाँ से स्टॉक यहाँ ट्रांसफर होगा, समझो यहाँ पर जो स्टॉक है, ये देखो यहाँ पर जो स्टॉक है यहां से यहां ट्रांसफर होगा। तो देखो हेड ऑफिस का जो स्टॉक है वो किधर दिख रहा होगा, वो या तो एज अ ओपनिंग स्टॉक या तो एज अ परचेज दिख रहा होगा, ठीक है। परचेज और ओपनिंग स्टॉक ही तो इसका स्टॉक है। और ये किधर दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है। यहां से अब यहां से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इधर आ जाएगा, ब्रांच के ट्रेडिंग में आ जाएगा, ठीक है। ब्रांच के ट्रेडिंग में स्टॉक आ जाएगा, कहां से ट्रांसफर होके आएगा, यहां से यहां ट्रांसफर होके आ रहा है, ठीक है। यहां से यहां ट्रांसफर होके आ रहा है, तो इसके पास स्टॉक आ रहा है, डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंट में स्टॉक आ रहा है, तो हेड ऑफिस ही एंट्री कर रहा है। वो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा स्टॉक यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो एंट्री क्या लिखेगा, देखो एंट्री क्या होना चाहिए, पहले डेबिट क्रेडिट समझ लेते हैं। डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ स्टॉक आ रहा है तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ से चला जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट, ये हेड ऑफिस का है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक आने से डेबिट, इस अकाउंट में स्टॉक आ रहा है तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, और टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट, हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हम लिख के दिखाते हैं, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग, टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग, इस तरीके से एंट्री होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम लोग बताने का कोशिश करके देख सकते हो। अब मान लो सेकेंड ट्रांजैक्शन मैंने लिखा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है। ब्रांच से स्टॉक हेड ऑफिस में रिटर्न आ गया, ठीक है। यहां पर आओ, फिर देखो ब्रांच से स्टॉक जो है हेड ऑफिस में रिटर्न जा रहा है, मतलब यहां पर पहले क्या हुआ था, पहले इधर से इधर गया था, ठीक है। अब इधर से इधर आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये देखो ऐसे आ रहा है,
ठीक है। अब अगर यहां से यहां आएगा, मुझे एक चीज बताओ, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये तो पता है ना। तो उसके हिसाब से मुझे बोलो कि अगर मेरा स्टॉक यहां से यहां ट्रांसफर हो जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो क्या कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा रिटर्न के केस में? अगर रिटर्न होगा तो कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा? बोलो। बोलो, रिटर्न होगा तो कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा? यहां से स्टॉक इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो जो रिसीव करेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहां से यहां जा रहा है, तो बोलो कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा? अकाउंट के नाम से बोलो, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा जब रिटर्न हो रहा है? बोलो। ट्रेडिंग डेबिट, ब्रांच क्रेडिट। ट्रेडिंग डेबिट होगा और ब्रांच ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, यहाँ पर लिखेंगे हेड ऑफिस ट्रेडिंग लिखना पड़ेगा, हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन लिखते हैं। देखो देखो, कंसेप्ट ही मेन है। अगर तुम लोग कंसेप्ट में रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर ये चैप्टर टफ लगेगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी बोलोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ में आएगा, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा। कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ठीक है। अब देखो ना, हम तो पूरा ड्रॉ करके दिखा रहे हैं कि कौन कहां पर जा रहा है। अब तुम लोग को नॉर्मल प्रिंसिपल आना चाहिए ना, कौन जैसे कि डेबिट क्रेडिट का जो रूल्स होता है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, अगर ये आता है तो बाकी तो कर ही लोगे। तो गुड्स यहाँ पर बोला है कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस ब्रांच को कैश सेंड कर रहा है, स्मॉल ब्रांच है ना, खर्चा चाहिए, तो कैश ये आ गया हेड ऑफिस का कैश। हेड ऑफिस का कैश से कैश कहां पर जा रहा है? ब्रांच के कैश के पास जा रहा है। तो हेड ऑफिस अगर अपने पास से कैश सेंड कर रहा है ब्रांच को, तो इसका कैश जा रहा है, तो एंट्री कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। तो कौन सा अकाउंट? ये दोनों में तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इधर से पैसा इधर जाएगा। तो मुझे ये बोलो, कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा? कैश का पता है ना, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, रियल अकाउंट है ना। तो फिर कैश का बोलो, कैश का कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ऐसे होने पे। ये तो देखो 11 12 जैसा सवाल है, ये तो हम कुछ ब्रांच वाला बोल ही नहीं रहे, तुम लोग को जर्नल एंट्री बोल रहे हैं, तो ये तो 11 वाला सवाल है, इसके साथ ब्रांच का कोई लेना देना है नहीं। बताओ। ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, ये क्रेडिट होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, ब्रांच कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, और कैश चला जा रहा है हेड ऑफिस से, तो हेड ऑफिस का कैश क्रेडिट होगा टू हेड ऑफिस कैश, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, टू हेड ऑफिस कैश, हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये लेकिन ब्रांच से रिलेटेड कोई बात है नहीं, ये नॉर्मल हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो प्लीज तुम लोग बताओ, ऐसा मत करो कि ये कुछ हम लोग ब्रांच तो जर्नल एंट्री तो अकाउंट्स ऑल अबाउट जर्नल एंट्री है ना, तो वहां पर कहीं पर भी जर्नल एंट्री हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि अभी जर्नल एंट्री नहीं आएगा, अगर तुम लोग बड़े हो गए हो तो ऐसा नहीं होता है। बिना जर्नल एंट्री के अकाउंट्स किस काम का। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि कैश रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच से अगर हेड ऑफिस में कैश रिटर्न हो रहा है, ठीक है, मतलब इधर अब एरो लगेगा, यहाँ पैसा इधर से इधर आ रहा है। अब बोलो कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा? कैश रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा? कैश टू ब्रांच। ক্যাশ টু ব্রাঞ্চ, না দেখো কে ডেবিট হচ্ছে কে ক্রেডিট হচ্ছে, কার কাছে পয়সা আসছে আর কার কাছে যাচ্ছে? যার কাছে আসছে সে ডেবিট হবে, ক্যাশ টু ব্রাঞ্চ।
হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, कैश टू ब्रांच। হ্যাঁ আমি ভুল বলছি। हाँ सही है, कैश टू ब्रांच, लेकिन हम लोग लिखेंगे हेड ऑफिस कैश टू ब्रांच कैश। हाँ सही बात है, तो कहाँ कहाँ क्या लिख दे, कैश टू ब्रांच, मतलब इसको डेबिट कर देंगे, इसको क्रेडिट। हाँ सही बात। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, लेकिन कैश को हम लोग सिर्फ कैश नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं हेड ऑफिस कैश, तो हेड ऑफिस लिख देंगे ताकि समझ में आए। हेड ऑफिस कैश, फिलहाल हेड ऑफिस कैश लिख रहे हैं, हेड ऑफिस कैश टू ब्रांच कैश, टू ब्रांच कैश। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट 5th नंबर पे, ब्रांच सोल्ड गुड्स टू इट्स कस्टमर। ब्रांच ने सेल किया है अपने कस्टमर को। अब सेल दो तरीके से हो सकता है, कैश या क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीज का डील करते हैं। तो बोल रहे हैं कि ब्रांच ने सेल किया है, ठीक है, ब्रांच ने सेल किया है, तो ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक आउटफ्लो हो जाएगा। सोच के देखो, ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक आउटफ्लो होगा, और अगर कैश सेल हुआ है तो कैश आएगा, और अगर क्रेडिट सेल हुआ है तो डेटर आएगा। ठीक है, डेटर जनरेट होगा। तो अगर हमारा कैश या क्रेडिट सेल हो रहा है, तो ये कंसेप्ट कैसे दिखाएं, यहाँ पर हम ऐसे एरो दिखाते हैं, ये देखो, यहाँ से ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक आउटफ्लो होगा, स्टॉक आउटफ्लो होगा, लिंक बनेगा, कैश से भी बन सकता है, या फिर ये लिंक जो है हमारे डेटर से भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि क्रेडिट सेल है कि कैश सेल है। तो मुझे एक चीज बताओ कि ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट, और कैश क्या होगा और डेटर क्या होगा। सेल होने से जैसा होता है यहाँ भी वैसा ही होगा। तो ब्रांच कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, ये बताओ। अगर कैश सेल है तो ब्रांच कैश डेबिट होगा कि क्रेडिट, या फिर मैम एंट्री डेबिट बता। होगा। डेबिट होगा, पैसा आ रहा है। और ब्रांच डेटर, अगर क्रेडिट सेल हुआ है तो क्या होगा, ब्रांच डेटर, डेबिट होगा। डेटर भी डेबिट होगा। तो क्रेडिट दोनों केस में कौन होगा, ब्रांच स्टॉक, क्योंकि स्टॉक आउटफ्लो हो रहा है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है, तो ब्रांच ट्रेडिंग जो है वो कम हो रहा है, स्टॉक आउटफ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या एंट्री कर सकते हैं, ये हम स्लैश देके करते रहे, ब्रांच कैश डेबिट और ब्रांच डेटर डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, स्लैश देके लिख दे रहे, ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर टू टू ब्रांच ट्रेडिंग। हो गया, ठीक है, ये कैश सेल के लिए, ये क्रेडिट सेल के लिए। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं, 6th नंबर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। अभी अभी हम लोगों ने एक रिटर्न का किया था एंट्री, बट वो रिटर्न मतलब जो हुआ था वो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में हुआ था। ये जो है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, कस्टमर ने स्टॉक रिटर्न कर दिया है ब्रांच में। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया है ब्रांच को, तो यहाँ पर आ जाते हैं, पहले ये पूरे ब्रांच अकाउंटिंग में ही होगा, ब्रांच का कस्टमर, और यहाँ पर ये देखो कस्टमर यानी डेटर, डेटर ने क्या किया है, स्टॉक रिटर्न कर दिया है, तो ये ट्रांजैक्शन ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, ये ऐसे दिखाएंगे तो पता चलेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टॉक रिटर्न हो जाता है, जैसे तुम लोग नॉर्मल बिजनेस में सोचो ना, जब सेल्स रिटर्न करता है डेटर, मतलब रिटर्न हो जाता है, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न टू डेटर करते हैं ना, सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो वैसे ही तो हमें करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है, तो ये दोनों अकाउंट में जो है इम्पैक्ट आएगा, एक तो स्टॉक मेरे पास वापस आ जाएगा और डेटर मेरा कम हो जाएगा, तो कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा बताओ।
ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट डेटर ना हाँ डेटर है, डेटर अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है। ब्रांच ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो सही बात है, ब्रांच डेटर क्रेडिट, क्योंकि डेटर कम हो रहा है। अभी तो मैंने बोला ना, सेल्स रिटर्न का एंट्री किए होना कभी ना कभी, तो क्या होता है, सेल्स रिटर्न करने से क्या होता है, डेटर कम होता है, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर, वैसे ही यहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच डेटर, ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच डेटर, एकदम सही बात, ठीक है। तो धीरे धीरे कोशिश करने से होगा, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा। कैश सेंट बाय कस्टमर टू ब्रांच, अच्छा, ब्रांच में कस्टमर ने पैसा भेजा है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रांच का ही कस्टमर होगा, तो ब्रांच में पैसा आ गया। ब्रांच में जो सेल हुआ था वहां पर जो कस्टमर जनरेट हुए थे, वो कस्टमर ने पैसा जो है भेजा है, ठीक है। तो कहां से कहां ट्रांजैक्शन बनेगा, देखो, कस्टमर ने पैसा भेजा है तो कस्टमर यानी डेटर, ठीक है, और ब्रांच में भेजा है तो ब्रांच कैश इंपैक्टफुल होगा, मतलब ये दो अकाउंट में बात आएगा, ठीक है। तो कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, जब हमें डेटर से पैसा मिल जाता है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, कैश टू डेटर। यहां भी उसी तरीके से होगा, लेकिन नाम अलग है, बोलो क्या होना चाहिए। ब्रांच कैश टू ब्रांच डेबिट ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, मतलब ब्रांच कैश डेबिट होगा और ब्रांच डेटर क्रेडिट होगा, ठीक है। डेटर मेरा खत्म हो जा रहा है पैसा मिलने से, तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, ठीक है। ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर लिख लेते हैं, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, हो गया। 8th नंबर, बैड डेप्ट बाय ब्रांच डेटर, बैड डेप्ट बाय ब्रांच डेटर, ठीक है। तो बैड डेप्ट होने से एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, बैड डेप्ट होने से कौन कौन सा अकाउंट इंपैक्ट होगा, यहां से पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट इंपैक्ट होगा। बैड डेप्ट होगा तो डेटर मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, बैड डेप्ट होने से डेटर मेरा कम होगा, तो डेटर कम होगा तो डेटर क्रेडिट होगा। और कौन सा अकाउंट इंपैक्टफुल होगा, देखो, ब्रांच एक्सपेंस भी नहीं होगा, ब्रांच कैश भी नहीं होगा, ब्रांच ट्रेडिंग भी नहीं होगा, तो पीएल होगा, क्योंकि जब बैड डेप्ट होता है तो उसको हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं। एक्चुअली देखो, बैड डेप्ट का एंट्री 3 पार्ट में होता है। पहले क्या होता है, जब कभी भी बैड डेप्ट होता है तो हम लोग पहले डेटर बनना चाहिए तब बैड डेप्ट होगा, तो पहले ऐसे कभी हुआ होगा कभी ना कभी, डेटर टू सेल्स, क्रेडिट सेल। आफ्टर दैट अगर डेटर पेमेंट नहीं करता है देन बैड डेप्ट, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैड डेप्ट टू डेटर, ठीक है। अगर पैसा मिल जाता तो कैश टू डेटर करते, बैड डेप्ट टू डेटर कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसको फाइनल अकाउंट जब बनता है तो पीएल में चार्ज करते हैं, तो क्या करते हैं, पीएल टू बैड डेप्ट, ठीक है, पीएल टू बैड डेप्ट। तो देखो, डेटर डेटर कैंसिल कर देते हैं, बैड डेप्ट भी कैंसिल हो जाता है, तो बचता है पीएल टू सेल्स, मतलब बेच के लॉस हुआ। लेकिन लास्ट इंपैक्ट क्या आता है, लास्ट इंपैक्ट जो आता है हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं। अब देखो, हमारे पास यहाँ पर ना तो कोई बैड डेप्ट अकाउंट है, नहीं है, हम लोग तो यही सारे अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, तो इसमें से हम लोग इसको कैसे ट्रीट करें, तो इसमें से कैसे ट्रीट करना है, हम लोग ये कर सकते हैं, ये वाला एंट्री है ना, हमारे पास ये लास्ट एंट्री आ जाएगा फाइनल अकाउंट्स वाला, तो पीएल टू बैड डेप्ट ये हम लोग कर सकते हैं, तो ब्रांच पीएल डेबिट हो जाएगा। और देखो, बैड डेप्ट जो है ये हम लोग का एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास तो बैड डेप्ट का कोई अकाउंट नहीं है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लॉस हुआ और डेटर कम हुआ, ये इंपैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, लॉस हुआ और डेटर कम हो गया। तो इसके लिए हम लोग कैसे एंट्री दिखाएंगे, ये वाले पॉइंट पे हमें ऐसे एंट्री दिखाना है, ये अकाउंट के थ्रू से यहाँ पर हम दिखा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। पीएल डेबिट हो जाएगा, ये वाला हम बता देते हैं, और डेटर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। पीएल डेबिट हो जाएगा, डेटर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैड डेप्ट वगैरह नहीं होता है, वो बैड डेप्ट वगैरह सब हमारे पीएल में चार्ज होता है, तो वही इसीलिए ब्रांच पीएल को डेबिट कर देंगे और डेटर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री देखो, एंट्री ऐसा हो जाएगा,
ब्रांच पीएल डेबिट। हम लोग वैसे भी तो पीएल डेबिट टू बैड डेप्ट ही करते हैं ना लास्ट वाला एंट्री, तो उसके जगह यहाँ पर टू बैड डेप्ट तो हमारे पास अकाउंट है नहीं, तो हम लोग ब्रांच डेटर दिखाएंगे, टू ब्रांच डेटर। ठीक है। अच्छा, फिर 9th नंबर, बैड डेप्ट बैड डेप्ट ये लिखेंगे बैड डेप्ट रिकवरी, बैड डेप्ट रिकवरी बाय ब्रांच डेटर। ठीक है, या फिर बैड डेप्ट रिकवरी एट ब्रांच लिखो, ऐसे लिखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बैड डेप्ट रिकवरी एट ब्रांच मतलब ब्रांच में जो बैड डेप्ट हुआ था वो रिकवरी हो गया। मतलब ऐसा तो हो सकता है ना, किसी ने बोला कि मुझे हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हम लोगों ने उसे बैड डेप्ट कर दिया, ठीक है। अब कुछ दिन बाद आके वो बोल रहा है कि मुझे पैसा देना है, मेरे पास पैसा आ चुका है, तो इसका एंट्री क्या होता है? देखो, जब बैड डेप्ट रिकवरी होता है उसका सिंपल सा ऐसा एंट्री करते हैं हम लोग, ब्रांच का छोड़ो, नॉर्मल कभी अगर अकाउंट्स करते हैं तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं? पेमेंट आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे? टू लिखेंगे बैड डेप्ट रिकवरी, ऐसा लिखते हैं, टू बैड डेप्ट रिकवरी। ठीक है, इसके पहले क्या एंट्री क्या होगा? अभी जो मैंने एंट्रीज लिखा था वही वाला, मतलब पहले डेटर टू सेल, ये देखो समझ लो, पहले डेटर टू सेल किया होगा हम लोगों ने, फिर जब डेटर ने बैड डेप्ट कर दिया होगा तो लिखा होगा बैड डेप्ट टू डेटर, ये लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने, मतलब डेटर को हम लोगों ने क्या कर दिया? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया, बैड डेट टू सेल नेट बचा था। अब जब पेमेंट मिल रहा है तो कैश टू डेटर मत कर दो, डेटर से रिकवरी हो रहा है, बैड डेट रिकवरी हो रहा है, डेटर से फर्स्ट टाइम पेमेंट नहीं मिल रहा है कि सेल किया पेमेंट मिला, सेल किया था फिर उसे तो लॉस सेल बोल के रिकॉर्ड कर दिया कि भाई पैसा नहीं दिया, बैड डेट टू सेल हो गया। अब अगर पैसा देगा तो कैश टू डेटर करेंगे, तो डेटर, जब डेटर है ही नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो डेटर कहां से जनरेट करेंगे? मतलब डेटर तो कैंसिल कर देते हैं ना। अगर बैड डेप्ट को रिकॉर्ड करते हैं डेटर आउट, क्या हो गया? नेट एंट्री बैड डेप्ट हुआ है सेल करके। ठीक है, अगर कैश मिल जाता तो कैश मिला सेल करके, लेकिन बैड डेप्ट हुआ तो बैड डेप्ट हुआ सेल करके। अब अगर बैड डेप्ट रिकवरी होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैश मिला और बैड डेप्ट का रिकवरी हुआ। ठीक है, कैश मिला और बैड डेप्ट का रिकवरी हुआ, तो एक्चुअली ये बैड डेप्ट और रिकवरी फॉर बैड डेप्ट ये बेसिकली कैंसिल आउट होके कैश टू सेल होता है इस तरीके से। तो यहाँ भी हमें यही कंसेप्ट फॉलो करना है, बैड डेप्ट रिकवरी होगा तो हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, हम लोग के पास पैसा आएगा, तो ये अकाउंट से हम बताते हैं। देखो, ब्रांच कैश इंपैक्ट होगा, ब्रांच कैश में पैसा आ जाएगा, और इसका इंपैक्ट कहां दिखाएंगे? क्योंकि हमारे पास बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट है नहीं, उसका इंपैक्ट हम लोग पीएल में दिखाएंगे। पीएल में लिखते हैं ना हम लोग बाय बैड डेप्ट रिकवरी, तो यहाँ दिखाएंगे। तो कैश आएगा तो डेबिट, और बैड डेप्ट जो पीएल है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी फाइनल अकाउंट्स किए हो तुम लोग याद करके देखना, कभी भी बैड डेप्ट रिकवरी वाला पॉइंट आता था तो तुम लोग पीएल में लिखते थे बाय बैड डेप्ट रिकवरी। अब यहाँ पर इंडिविजुअली हमारे पास अकाउंट नहीं है बैड डेप्ट का, बैड डेप्ट रिकवरी का, तो ये सारे इंपैक्ट फाइनल अकाउंट्स में पीएल में दिखाएंगे। तो पीएल में डेबिट होगा तो डेबिट साइड दिखाएंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो एंट्री क्या हुआ? ब्रांच कैश टू ब्रांच पीएल, ये लिखना पड़ेगा। तो यहां लिख लेते हैं ब्रांच कैश टू ब्रांच पीएल, ब्रांच कैश टू ब्रांच पीएल। और लास्ट 10th नंबर, डिस्काउंट allowed by branch to डेटर। डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रांच टू डेटर, ब्रांच अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्काउंट देते हैं, नॉर्मली क्या एंट्री करते हैं? अगर हम लोग किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो उसका एंट्री हम लोग ऐसे करके करते हैं। देखो, डिस्काउंट ऐसे होता है, कैश ले लिया, अगर कैश कम लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू क्या कर देते हैं? डेटर। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ डिस्काउंट अलाउड का इंपैक्ट दिखाने के लिए बोला है, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर हुआ। ठीक है, कैश का छोड़ो, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर हुआ। जैसे मान लो
मुझे डेटर से 100 मिलना था, मैंने 90 रिसीव किया, 10 उसे डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे सिर्फ डिस्काउंट का इम्पैक्ट दिखाने के लिए बोले तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 10 रुपीज करके एंट्री होगा। ये तो कंबाइंड एंट्री है ना। तो अब डिस्काउंट अलाउड कहाँ इम्पैक्टफुल होगा? पीएल में, ठीक है। और डेटर जो है ब्रांच डेटर को इम्पैक्ट करेगा, तो हमें क्या एंट्री करना पड़ेगा? डेटर मेरा कम होगा तो ब्रांच डेटर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच डेटर, ये देखो हम यहाँ से ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। ब्रांच डेटर मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और पीएल मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड मेरे पीएल में जाता है। तो ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, ऐसे करके हमें समझ के एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्री डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये जो ब्रांच अकाउंटिंग है ना, इसका एंट्री इतना आसान नहीं होता है। अगर कभी तुम लोगों ने पहले ब्रांच अकाउंट किया है, कॉलेज में नॉर्मली होता है, अगर तुम लोगों ने स्किप नहीं किया है, सपोज की किया है, तो तुम लोग देख सकते हो इसका एंट्री इस तरीके से होता है, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज देखो, मैंने बोला था कि 7 लेजर्स ब्रांच मेंटेन करेगा, जिसमें ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच पीएल, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट। अब देखो ब्रांच एडजस्टमेंट जो है इसको बाद में बताएंगे, ये इनवॉइस के केस में आता है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो अकाउंट बनाया वहां पर हम लोगों ने ब्रांच डेटर से एंट्री किया, ब्रांच कैश से भी एंट्री किया, लेजर बन रहा है, ब्रांच पीएल से भी एंट्री किया, और ब्रांच एक्सपेंस से वैसे एंट्री किया नहीं है, एक्सपेंसेस का मैंने कोई ट्रांजैक्शन शायद लिया नहीं, ठीक है, इसलिए ब्रांच एक्सपेंसेस का कोई एंट्री आया नहीं है। जैसे एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ये मैंने एंट्री किया नहीं। चलो एक्सपेंसेस का अगर ट्रांजैक्शन लेंगे तो एंट्री आ जाएगा, लेकिन ये ब्रांच स्टॉक और गुड्स सेंड टू ब्रांच कहीं हमें नहीं दिखा, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखो ये जो 7 लेजर्स है इसमें हमें क्या क्या लेजर दिखा, देखो हमारे पास क्या क्या लेजर आया। ब्रांच कैश, और यहाँ पर ब्रांच से रिलेटेड, ठीक है, ब्रांच कैश ये रहा, ब्रांच डेटर, ठीक है, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच पीएल, ये 3 दिख रहा है, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच पीएल। ये देखो ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच पीएल, ब्रांच कैश, ठीक है। ये वाला नहीं दिखेगा क्योंकि ये इनवॉइस वाले केस में होगा, जिसका एंट्री मैंने अभी तक तुम लोग को नहीं सिखाया, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास मिसिंग कौन कौन सा है? ब्रांच स्टॉक, एक बार भी हम लोगों ने ये लेजर को नहीं लिखा है, ब्रांच गुड सेंड टू ब्रांच ये भी नहीं लिखा है, ब्रांच एक्सपेंस भी नहीं लिखा है। ब्रांच एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा है वो हम बताते हैं, वो हो जाएगा। मैंने एक भी ऐसा ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं लिखा है जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, अगर होगा तो हम लोग ब्रांच एक्सपेंस, मैंने यहाँ बनाया नहीं है, अगर बनाएंगे तो हो जाएगा। देखो हम दिखा देते हैं, एक ट्रांजैक्शन लिख के दिखा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं ब्रांच एक्सपेंस, मैंने, हाँ ये रहा, बना हुआ तो है, यहाँ पर दिखाते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन लिख देते हैं ब्रांच एक्सपेंस। ये देखो ब्रांच एक्सपेंस अगर हेड ऑफिस पे कर रहा है, सपोज ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर 11th नंबर पे, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, या फिर ब्रांच खुद भी पे कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अभी मैंने लिखा है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, इसका क्या एंट्री होना चाहिए? तो ब्रांच का एक्सपेंसेस है जो हेड ऑफिस पे कर रहा है, तो ऐसा ही हो जाएगा। देखो ब्रांच का एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और पे कौन कर रहा है? हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस के कैश चले जाएंगे और ब्रांच का एक्सपेंस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा और अपने कैश अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, क्योंकि इनका पैसा जा रहा है। तो फिर एंट्री ऐसा हो जाएगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये देखो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, ठीक है, ऐसे एंट्री हो सकता है। तो देखो एक्सपेंस वाला लेजर भी मिल गया, मिला कौन सा नहीं, ये नाम तो हमें कहीं मिला ही नहीं, ब्रांच स्टॉक और गुड सेंड टू ब्रांच। एक्चुअली देखो हम लोग, मैंने ये समझाने के लिए तुम लोग को इस तरीके से किया ताकि तुम लोग एंट्री को समझ पाओ। अगर हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते तो तुम लोग को एंट्री नहीं समझ में आता। लेकिन यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट है। क्या रिप्लेसमेंट है? हम लोग जब भी लेजर एंट्री करेंगे हम लोग ब्रांच ट्रेडिंग बोल के कुछ यूज नहीं करेंगे। जब जहां जहां ब्रांच ट्रेडिंग लिखा हुआ रहेगा उसके जगह हमें लिखना पड़ेगा, ब्रांच ट्रेडिंग के जगह इसको लिखना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक,
ठीक है, ये रिप्लेसमेंट है। ब्रांच ट्रेडिंग को लिखना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक। ये याद रखने के लिए मैंने समझाया कि इसके ट्रेडिंग से उसके ट्रेडिंग में जा रहा है, लेकिन नाम जो है ट्रेडिंग नहीं यूज कर सकते हैं, यूज करना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक, ये रूल्स है, ठीक है। और हेड ऑफिस ट्रेडिंग के जगह यूज करना पड़ेगा गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच, ये हर जगह पे होगा, ठीक है। सिमिलरली हेड ऑफिस ट्रेडिंग जो है इसको हम लोग लिखेंगे ब्रांच स्टॉक, और यहां लिखेंगे गुड्स सेल टू ब्रांच, ये रिप्लेस होगा, ठीक है, ये रिप्लेस होगा। अच्छा, फिर यहाँ ब्रांच कैश है टू हेड ऑफिस कैश, तो ब्रांच कैश ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन हेड ऑफिस कैश को सिर्फ कैश लिखने से ही होगा। हेड ऑफिस कैश लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हेड ऑफिस के बुक्स में ही ब्रांच का अकाउंटिंग बन रहा है, तो हेड ऑफिस बोलेगा मेरा पैसा गया, और ये देखो मैंने पैसा भेजा किसको, ब्रांच को, तो ये वो खुद अपने आप को बोल रहा है, तो हेड ऑफिस अपने आप को हेड ऑफिस थोड़ी ना बोलेगा, हम लोग अपना नाम लेते हैं, हमारा नाम दूसरे लोग लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हेड ऑफिस जो है वो अपने कैश को सिर्फ कैश बोलेगा, हेड ऑफिस कैश नहीं बोलेगा, वो तो समझाने के लिए था। फिर हेड ऑफिस कैश को यहाँ पर लिखेंगे, फिर से कैश से रिप्लेस करते हैं, कैश लिखना पड़ेगा। ब्रांच कैश अपना ब्रांच कैश ही रहेगा, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच ट्रेडिंग, अब ब्रांच ट्रेडिंग का रिप्लेसमेंट होगा। ब्रांच ट्रेडिंग को हम लोग लिखेंगे ब्रांच स्टॉक, ब्रांच ट्रेडिंग को लिखना पड़ता है ब्रांच स्टॉक, तो एंट्री ब्रांच स्टॉक से ही होगा। लेकिन तुम लोग का याद रखने का तरीका मैंने समझा दिया, दिमाग में ये चीज रखो और लिखने के टाइम पे ब्रांच स्टॉक लिखो। और ब्रांच ट्रेडिंग फिर से यहाँ लिखना है ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक। अगर तुम लोग के लिखने का जगह नहीं है ना, तुम लोग 2 स्टार लगा के लिख दो कि ब्रांच ट्रेडिंग रिप्लेस विद ब्रांच स्टॉक, एंड हेड ऑफिस जो ट्रेडिंग है वो रिप्लेस होगा गुड सेंड टू ब्रांच बोल के, ठीक है। ब्रांच कैश ही रहेगा, ब्रांच डेटर रहेगा, ब्रांच पीएल ब्रांच डेटर, ठीक है। ब्रांच कैश ब्रांच पीएल ब्रांच डेटर, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस कैश हो जाएगा कैश, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ पर हम स्टार दे के लिख देते हैं। ये देखो रिप्लेसमेंट हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पर हम स्टार दे के लिख देते हैं। जहां जहां ब्रांच ट्रेडिंग से हम लोगों ने एंट्री सीखा, एक्चुअली उसे हमें लिखना है ब्रांच स्टॉक। और जहां पर भी हम लोगों ने लिखा हेड ऑफिस ट्रेडिंग, उसको हमें लिखना है गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, ये मेन चीज था। और क्या करना है, हेड ऑफिस कैश को कैश लिखना है, ये भी स्टार दे दिया मैंने। हेड ऑफिस कैश को सिर्फ कैश लिखना है, सिर्फ कैश लिखना है, बस इतना, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग इनवॉइस वाला केस भी देखेंगे। यहाँ पर इनवॉइस वाला एंट्री कैसे होगा, अब इनवॉइस वाला एंट्री कैसे होगा देखते हैं। देखो इसको ना हम थोड़ा सा इधर हटा के लिखें, नहीं तो मेरा जगह नहीं होगा, पर लिखते हैं। इस प्राइस में जब स्टॉक भेजा जाएगा तो एंट्री कैसे होगा, देखो पहले समझना पड़ेगा कि इनवॉइस प्राइस में भेजने से इम्पैक्ट कैसा आता है, तो यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखो सपोज हेड ऑफिस के पास एक स्टॉक है ₹100 का, ठीक है। वो इनवॉइस प्राइस पे मतलब आईपी पे जो है इस स्टॉक को सेंड करना चाहता है, किसको, ब्रांच को, ठीक है। तो वो ब्रांच को कितने में भेज रहा है, 100 पे 10 लगा के 110 में ब्रांच को सेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा देखो, ये जो 10 रुपीज है इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी बोला जाता है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट रियलाइज्ड नहीं हुआ है। एक्चुअली प्रॉफिट रियलाइज्ड कब होता है, प्रॉफिट रियलाइज्ड तब होता है जब प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं। देखो
ये प्रूडेंस नेचर जो होता है ना, अकाउंटिंग कंसेप्ट में अलग अलग कंसेप्ट होता है, मैचिंग होता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रूडेंस कंसेप्ट होता है अकाउंट का एक। तो प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से क्या बोला गया है कि प्रॉफिट को हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड को यहाँ पर बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने को बोला जाता है प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड। प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, ओनली व्हेन इट इज रियलाइज, ठीक है। जब हमें ये प्रॉफिट मिल जाएगा, अर्न कर लेंगे हम लोग, सिर्फ तभी प्रॉफिट को रियलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग उस प्रॉफिट को पीएल पे क्रेडिट भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा प्रॉफिट रियलाइज नहीं है, अनरियलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि क्या हम लोगों ने अपने ब्रांच को 110 में सेंड करके 10 रुपीज का प्रॉफिट कमाया? नहीं। अगर ये वाला मार्केट में सेल करते 100 का चीज 110 में, तो जरूर 10 रुपीज का मुझे प्रॉफिट मिलता है। जब हम किसी कस्टमर को सेल करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट रियलाइज्ड होगा। लेकिन जब हम अपने ब्रांच को सिर्फ वैल्यू बढ़ा के सेंड कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है इसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि ये रियलाइज्ड नहीं है। अब ये स्टॉक सेंड करने के टाइम हो रहा है, तो क्या ये प्रॉफिट कभी रियलाइज नहीं होगा? होगा ना, जब ब्रांच बेच देगा अपने कस्टमर को। जब ब्रांच मान लो सेल कर दिया इसको 120 में, तो प्रॉफिट रियलाइज्ड हो गया, प्रॉफिट रियलाइज्ड हो गया। कितना रियलाइज्ड हुआ? देखो, ब्रांच बोलेगा प्रॉफिट रियलाइज्ड हुआ 10 रुपीज, क्योंकि उसको तो पता है कि ये 110 का है, मैंने 120 में सेल किया। लेकिन हेड ऑफिस बोलेगा कि प्रॉफिट रियलाइज्ड है 20 रुपीज, क्योंकि उसे पता है 100 का चीज 120 में हुआ, यहाँ रियलाइज्ड होगा तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब गुड्स सेंट हो रहा है तो भी तो एंट्री होता है ना। अभी तो हम लोगों ने सीखा जब गुड्स सेंट होगा तो हमें एंट्री करना पड़ेगा। अब गुड्स सेंट हो रहा है, एंट्री करना है, लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट को ऐड कर दिया गया है, लोडिंग लगा दिया गया है। तो इसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? क्योंकि ये मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है कि हम उसे प्रॉफिट बोल के क्रेडिट कर दे 10 रुपीज, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में हम लोगों को इसको एंट्री जो है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के एक अकाउंट के थ्रू से इसका एंट्री हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैसे करके होगा, हम एंट्री दिखाते हैं। देखो यहाँ पर लिखने से समझ में आएगा। देखो अब ये तो समझ में आ गया, स्टॉक सेंड करने का एंट्री ये होता है, ब्रांच ट्रेडिंग टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इससे एंट्री होगा, तो हम ये पहले ग्रीन कलर से लिखेंगे फिर रेड कलर से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो ऐसे करके एंट्री होगा। स्टॉक जो है ब्रांच ट्रेडिंग के पास आ रहा है, तो एंट्री होगा ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट, ठीक है, टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग, ऐसे लिखते हैं, टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि मैंने वैल्यूज बताए अभी, देखो ये मैंने बोला ब्रांच के पास 110 का स्टॉक आ रहा है, लेकिन हेड ऑफिस को पता है वो स्टॉक 100 का है, तो फिर एंट्री तो पूरा नहीं हुआ। डेबिट क्रेडिट तो इक्वल होना चाहिए। ब्रांच के पास 110 का स्टॉक आ रहा है, कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन हेड ऑफिस जो सेंड कर रहा है उसको तो पता है वो 100 रुपीज का है, और अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस को पता है कि 100 का चीज भेजा जा रहा है, ब्रांच के पास वो 110 के हिसाब से जाएगा, तो क्रेडिट डेबिट तो टैली नहीं हुआ, तो एंट्री क्या होगा? तो ये 10 रुपीज का क्या हेड ऑफिस ने प्रॉफिट अर्न किया ब्रांच को सेल करके? नहीं, ब्रांच को तो सेल नहीं कर रहा है, ब्रांच को सेंड कर रहा है, एंड 10 रुपीज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो इसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? इसको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ये लिखा जाएगा, देखो टू साइड ही आएगा, क्रेडिट साइड कम दिख रहा है, टू लिखना पड़ेगा। यहाँ पर टू लिखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ऐसे करके एक बार लिखो, फिर हम बताएंगे कि ओरिजिनली इस अकाउंट का नाम क्या होना चाहिए। तो जैसे हम लोग कुछ सेल करते हैं, जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल हो गया। अब मान लो इन्वेस्टमेंट था 100 का, सेल हुआ 110 में, तो टू पीएल बोल के रिकॉर्ड कर देते हैं 10। अब ये प्रॉफिट रियलाइज्ड है तो पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये प्रॉफिट रियलाइज्ड नहीं है, किसको? पीएल लिखेंगे। ये अनरियलाइज्ड है तो मैंने इसको टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लिखा, जिसका वैल्यू जो है मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 रुपीज है, ठीक है, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 रुपीज आ गया। लेकिन इसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा वो भी साथ ही साथ बता देते हैं। ब्रांच ट्रेडिंग को तो लिखना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच ट्रेडिंग को लिखेंगे ब्रांच स्टॉक। हेड ऑफिस ट्रेडिंग को लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं GSTB,
ठीक है, ये तो लिखा हुआ है ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच। और अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये देखो, ये जो अकाउंट मैंने बोला ना, इसका जो है 7वें नंबर का हम लोगों ने लेजर नहीं देखा, अभी दिखेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इसे बोला जाता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर ये साइड में लिख देते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर रिटर्न हो रहा है, देखो ये वाला, जैसे कि इसके बाद कौन सा एंट्री था, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो क्या एंट्री होगा, हेड ऑफिस ट्रेडिंग टू ब्रांच ट्रेडिंग, ये वाला एंट्री ही होगा, लेकिन वहां अनरियलाइज प्रॉफिट को भी लिखना पड़ेगा। अब किस तरीके से होगा वो देख लो, हम लोग क्या लिखेंगे, हेड ऑफिस ट्रेडिंग डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, यहां पर लिखते हैं टू ब्रांच ट्रेडिंग। अब अगर मान लो ये पूरा स्टॉक ही रिटर्न हो रहा है, तो एंट्री कैसे होना चाहिए, तो हेड ऑफिस के पास कितने का स्टॉक आ रहा है रिटर्न, हेड ऑफिस को पता है 100 का, ब्रांच जब सेंड कर रहा है उसे पता है वो स्टॉक 110 का है, उसे तो नहीं पता वो 100 का है। तो मिसमैच अभी किधर हो रहा है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में कितना आना चाहिए, 10 रुपीज। तो डेबिट साइड को कैसे लिखेंगे, ये किस वजह से मिसमैच हो रहा है, लोडिंग के वजह से, अनरियलाइज प्रॉफिट के वजह से, तो इसको लिखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट डेबिट। लेकिन रियल में इसे कैसे करके एंट्री किया जाएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला है। तो ब्रांच हेड ऑफिस ट्रेडिंग को हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसे क्या लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और जो ब्रांच ट्रेडिंग है उसे क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक, उसे लिखना चाहिए ब्रांच स्टॉक, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से समझाया था इसीलिए ऐसे लिख दिया, बाकी फाइनली ये रेटिंग से जो है वही हमारा एंट्री होना चाहिए। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस तो क्या लिखा है, ब्रांच कैश टू हेड ऑफिस कैश, तो ये ऐसे ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस कहाँ होगा, जहां लोडिंग लगा हुआ है, तो ये एज इट इज होगा, तो इसको ऐसे लिख लो, देख देख के ही लिख लो, ये तो समझाया हुआ है, बाकी तुम लोग एक बार घर पे देखोगे तो समझ जाओगे। ब्रांच कैश डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हमें हेड ऑफिस कैश नहीं लिखना है, हमेशा सिर्फ कैश लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला ट्रांजैक्शन देखो, हेड ऑफिस कैश टू ब्रांच कैश, ये क्या ट्रांजैक्शन था, कैश रिटर्न, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे हेड ऑफिस कैश टू ब्रांच कैश, ठीक है। हेड ऑफिस कैश को हमेशा सिर्फ कैश से ही डिनोट करना है, हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला देखो, सेल हुआ है, तो ब्रांच कैश ब्रांच डेटर टू ब्रांच ट्रेडिंग, चलो ये सेम रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर टू ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है। अब ब्रांच ट्रेडिंग को क्या लिखेंगे, ब्रांच ट्रेडिंग को हमें लिखना चाहिए ब्रांच स्टॉक, ये इस तरीके से डिनोट होगा। इसके बाद फिर से ये वाला देखो, ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच डेटर, गुड्स रिटर्न हुआ है, तो एंट्री सेम रहेगा, ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच डेटर। तो ब्रांच ट्रेडिंग को क्या लिखना पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक से डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो सेम बोल के भी अभी लिख सकते हो, बाद में लिख लेना, ठीक है। ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर, ठीक है। अच्छा, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, ये भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, देखो हमारा चेंज कहां पर होगा, जब भी लोडिंग लगा के स्टॉक हेड ऑफिस से ब्रांच में जाएगा तभी अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट आएगा, बाकी किसी जगह पे भी नहीं आएगा। बाकी जगह पे क्यों नहीं हुआ, समझ लो, देखो यहाँ पर दिखाया मैंने लोडिंग, यहाँ दिखाया, यहाँ नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो कैश भेज रहा है, तो कैश में थोड़ी ना कुछ प्रॉफिट लगा के भेजेगा, तो अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई कंसेप्ट नहीं है, एज इट इज होगा, यहाँ पर जैसा है यहाँ पर भी वैसे ही होगा। कैश रिटर्न बाय ब्रांच, तो यहाँ भी कोई लोडिंग का
मैटर नहीं है, तो ये सेम होगा। अब बोल रहा है कि गुड सोल्ड हुआ है कस्टमर को, तो कस्टमर को तो हम लोग सेलिंग प्राइस में बेचेंगे, तो यहाँ तो प्रॉफिट रियलाइज्ड हो जाएगा जब हम लोग सेल करेंगे, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट एलिमेंट के साथ ही लिखा जाता है, कहीं पर भी लिखो, क्योंकि सेल में तो प्रॉफिट इंक्लूडेड ही होता है। तो ब्रांच कैश या ब्रांच डेटर टू ब्रांच ट्रेडिंग सेम यहाँ पर भी होगा। अब अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न वाला एंट्री जो हम लोगों ने सीखा था, यहाँ पर तो कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का बात ही नहीं आएगा। गुड कैश सेंड बाय कस्टमर टू ब्रांच, ठीक है, कस्टमर ने क्रेडिट सेल लिया था, उसके बाद पैसा रिटर्न किया, मतलब पैसा पे किया है, तो ये एंट्री हो गया। तो इसमें भी जो है लोडिंग का कोई सवाल नहीं है। बैड डेट हुआ तो इसमें भी लोडिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसीलिए बाकी में चेंजेस नहीं हो रहा है। मैंने ये थोड़ा जल्दी लिखा है, तुम लोग चाहो तो इसको देख देख के लिख ही सकते हो, क्योंकि सेम चीज है, अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेम 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 बोल के तुम लोग लिख सकते हो, एटलीस्ट यहाँ से तो सभी सेम है, जैसे कि 4th से लेके 8th तक, आई थिंक 3 से लेके 8 तक तुम लोग साइड में सेम बोल के लिख सकते हो, ऐसे करके लिख दो सेम, इधर भी जो है इधर भी वही होगा। चेंजेस अगर कहीं पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 वाले में है। अच्छा, अब 9th वाला भी देख लो। 9th वाले में बोला है कि बैड डेट रिकवरी, तो ये भी एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेम बोल के भी लिख सकते हो, ब्रांच कैश टू ब्रांच पीएल। ये वाला देखो, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर डिस्काउंट अलाउ, तो ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, ठीक है। अच्छा, फिर ये ब्रांच एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस कैश, तो ये हो जाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट, ये सब सेम लिख सकते हैं, टू हेड ऑफिस कैश, यहाँ पर ब्रैकेट में सिर्फ कैश लिखना पड़ेगा, ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं, बस ये हम लोग को सीखना था। अच्छा, अब एक छोटा सा नोट लिखवाना है मुझे, वो लिखवा देते हैं यहाँ पर। द डिफरेंस will arise between cost price and invoice price method only when goods are transferred, ये मैंने ट्रांसफर लिखा है, ट्रांसफर्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस and in case of return from branch to head office as it includes unrealized प्रॉफिट। देखो ये मैंने क्या लिखा अभी तक, जो मैंने बार बार बताया कि हमारा ये सारा एंट्री सेम है सिवाय ये दो के, ठीक है, फर्स्ट दो वही लिखा है, द डिफरेंस विल अराइज बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस मेथड ओनली व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस एंड इन केस ऑफ रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस एज इट इंक्लूड्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सिर्फ इसी में डिफरेंसेस हमें दिखेगा दोनों मेथड में, बाकी में नहीं दिखेगा। दोनों मेथड कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस, कौन से मेथड का दो पार्ट है, स्टॉक एंड डेटर मेथड का, ये नहीं भूलना है, ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इस पे ये तो कंप्लीट किया मैंने, अब हम लोग को और एक पॉइंट ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में बता देते हैं। देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ही एक नोट लिखवा दे, यहाँ और एक नोट होना चाहिए, ये नोट 1 और यहाँ एक नोट 2 होगा। द इफेक्ट ऑफ unrealized profit will also be seen in opening stock
and closing stock of goods and closing stock of goods with the branch। समझाते हैं ये वाला पॉइंट क्या है। पहले ये लिख लो, मैंने क्या लिखवाया है, देखो मैंने लिखा है कि द इफेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यहाँ तो दिखेगा ही, विल ऑल्सो बी सीन इन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स विद द ब्रांच। ब्रांच के पास जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स रह जाएगा उसमें भी इसका इफेक्ट दिखेगा। नॉर्मल सा बात है, दिखना भी चाहिए, क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब अगर इनवॉइस प्राइस में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, वो स्टॉक अगर सारा सेल नहीं हुआ तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा क्या होगा, इनवॉइस प्राइस वाला स्टॉक ही होगा, और वो जब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग होगा तो वो भी इनवॉइस प्राइस वाला होगा, और इनवॉइस प्राइस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट मुझे बताना है दैट इज, यहाँ पर लिखते हैं अनरियलाइज्ड, पूरा टेबल बना देते हैं। देखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा, तो समझने में आसानी हो जाएगा। लिखवा तो दिया है लेकिन हम एक छोटा सा टेबल बना देते हैं। पहला, व्हेन हेड ऑफिस ट्रांसफर स्टॉक टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। सेकेंड, ब्रांच रिटर्न स्टॉक टू हेड ऑफिस previously stock to branch return stock to head office previously sent at invoice price by head office। मतलब अगर ब्रांच ने कोई स्टॉक रिटर्न किया जो प्रीवियसली आईपी पे सेंड हुआ था तो उसमें भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिखेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक में हमें आईपी का इफेक्ट दिखेगा इफ ट्रांसफर्ड एट आईपी बाय हेड ऑफिस। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लिखवाया है, बस एक जगह पे 4 पॉइंट लिखवा देते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच इफ स्टॉक ट्रांसफर्ड एट आईपी बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने अगर आईपी में स्टॉक ट्रांसफर किया था तो ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में भी दिखेगा। ठीक है, अब जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है वो कैसे बनेगा, लास्ट यही वाला बताएंगे। ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये कैसे बनेगा। देखो एक तो हम लोगों ने यहाँ पर एक एंट्री किया है, उसके हिसाब से हमें पोस्ट करना पड़ेगा। देखो क्या एंट्री हुआ है यहाँ पर, ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो एक तो हमें लिखना पड़ेगा टू, यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट, एक हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, ये लिखेंगे जब स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। ये वाला ये देखो ना, ये एंट्री क्या हुआ है, ये हुआ है ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये जो एंट्री है पहला वाला, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, अब ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या एंट्री होगा, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये तो कंबाइन एंट्री है ना, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो मुझे ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या एंट्री करना पड़ेगा, बाई ब्रांच स्टॉक बोल के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई ब्रांच स्टॉक। क्या लिखना पड़ेगा, जितना अनरियलाइज प्रॉफिट का वैल्यू है। और जब रिटर्न हो रहा है, रिटर्न के केस में क्या एंट्री हुआ, ये वाला, तो गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट, ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक हो गया। तो हमें लिखना क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट में ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या पोस्ट करेंगे, टू ब्रांच स्टॉक बोल के, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ता है, यहाँ रिटर्न वाला अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा
ट्रांसफर, जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ, ये पोस्टिंग यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, अब ये देखो मैंने 4 इफेक्ट बताया था, जिसमें से ये इफेक्ट कैसे पोस्ट होगा बता दिया, ये इफेक्ट कैसे पोस्ट होगा वो भी बता दिया लेजर करके। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का देखो, तो ओपनिंग स्टॉक में अगर कोई रिजर्व है तो उसे हमें किधर लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। देखो जैसे सेल्स हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, उसका प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं, जीपी जो आता है प्रॉफिट आने से डेबिट साइड में होता है, मतलब ऑपोजिट साइड में दिखाना पड़ता है। वैसे ही अगर कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हैं तो उसका प्रॉफिट इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, रिजर्व या अनरियलाइज प्रॉफिट बोल सकते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें जो रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा जाता है तो उसका प्रॉफिट इधर लिखना पड़ेगा, टू क्लोजिंग स्टॉक ऐसे रिजर्व बोल के, ठीक है, ऐसे रिजर्व बोल के। तो इस तरीके से ये अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ये अकाउंट का पोस्टिंग इस तरीके से होता है। ये मैंने एक बार बता दिया, क्योंकि ये अकाउंट हो सकता है कि पोस्ट करने में बाद में दिक्कत हो, तो ये मैंने बता दिया कि कैसे करके इसका लेजर पोस्टिंग होगा। क्या कंसेप्ट, ये तो देखो नॉर्मली जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने सीखा उससे लेजर पोस्टिंग, यार ये कंसेप्ट क्या है, जैसे बाई सेल्स लिखते हैं और उससे प्रॉफिट आता है तो 2 जीपी इधर होता है, वैसे ही जो 2 ओपनिंग स्टॉक होता है वो अगर विद प्रॉफिट वाला है तो उसके प्रॉफिट को ये डेबिट में दिख रहा है तो उसको क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा, एलिमिनेट, जैसे सेल का इधर आ रहा है सेम वैसे ही इधर आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा जाता है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसका रिजर्व जो है इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्लोज करने से जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, ये जस्ट मैंने बताया, वो तो हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ में आएगा कि ब्रांच एडजस्टमेंट को जब हम लोग क्लोज करते हैं तो वहां पर हमें क्या डिटेल्स मिलता है, ठीक है। तो वहां पर हमें बैलेंस मिलता है बेसिकली, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। तो क्वेश्चन तो देखो नेक्स्ट दिन से स्टार्ट हो जाएगा ये वाले मेथड से जो आज हम लोगों ने सीखा, लेकिन तुम लोग का टास्क क्या होगा, देखो वहां हम लोग को ये सब लेजर नहीं करना है, मतलब तुम लोग ऐसा मत सोचना कि नेक्स्ट दिन हम लोग लेजर जर्नल करेंगे फिर लेजर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जर्नल के साथ, क्योंकि नहीं तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा चैप्टर ही, और कंप्लीशन का बात नहीं है। देखो हमें जहां जैसा इंपॉर्टेंस है, हमें जर्नल एंट्री करने के लिए तो देगा नहीं, लेजर पोस्टिंग ही करने देगा, तो हमें उसी के साथ हैबिचुएट होना पड़ेगा। तो तुम लोग का टास्क क्या रहेगा, इस चीज को समझ के खुद से सारे ट्रांजैक्शन को लिखना। अगर खुद से लिखोगे तो जरूर याद रहेगा, और बाकी लिखते लिखते हैबिट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा क्योंकि नॉर्मली हम लोग इस तरीके का जो है एंट्री नहीं करते हैं ना, रिप्लेस करके, इसलिए मैंने रिप्लेसमेंट जो है एज वेल एज जैसे करके हम लोग समझ सकते हैं दोनों तरीके से बता दिया। अब तुम लोग को जरूर अच्छे से देखना है, क्योंकि नेक्स्ट फिर सैटरडे होगा ये वाला क्लास, तो 1 वीक में भूल जाओगे। तो इसको अच्छे से देखो तो ही तुम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम हाँ